नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेन सारथी प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेन सारथी के अंदर पूरे मेन सिलेबस को क्वेश्चन आंसर से जो है वो कवर कर रहे हैं। आधुनिक भारत से शुरुआत हो चुकी है, जिसके 3 टॉपिकों को जो है हम कवर कर चुके हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इन 3 टॉपिकों को हम कवर कर चुके हैं। हमने आधुनिक भारत के इतिहास को टोटल 11 टॉपिकों में जो है वो डिवाइड किया। इसके कैसे डिवाइड किया, क्या आधार है, तो वो आधार है PYQ। यूपीएससी के हिसाब से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे टॉपिक क्रिएट होते हैं उसी हिसाब से हमने क्रिएट किए हैं कि भाई हाँ 11 हिस्सों में पूरे आधुनिक भारत को डिवाइड करते हैं, क्योंकि PYQ के हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम की क्या डिमांड है हमारे लिए, बस वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक अच्छी है, कहाँ पे क्या दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। एग्जाम के लिए ही बुक होती है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। आपको IAS बनना है या फिर बुक का ऐसा कुछ कि मैं कौन सी बुक के बारे में कितना जानता हूँ ऐसा कुछ बनना है, वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। काफी बार हम यहीं पर ही जो है वो मार खाते हैं। वो बुक बहुत अच्छी है, उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, एग्जाम को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने पूरे जो है सब्जेक्ट को 11 हिस्सों में डिवाइड किया। उसके 3 हिस्से जो है हम कवर कर चुके हैं। 14 हिस्सा जो है जिस पर हम अभी काम चल रहा है, यानी कि क्लासेज, एक क्लास आ चुकी है जिसके अंदर हमने उसके PYQ देखे। अब उसके कुछ संभावित क्वेश्चन देखेंगे। जो जितना इंपॉर्टेंट होगा उस पर उतनी ही क्लास जो है आएंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये नहीं है कि भाई ब्रिटिश नीतियां जो हैं वो हमें उतनी अच्छी नहीं लगती, हमें औद्योगिक क्रांति ज्यादा अच्छी लगती है, हमें 1857 ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम इस पर अधिक जो है वो क्वेश्चन करेंगे, इस पर कम। ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी ने जहां पर जितना फोकस किया है, यूपीएससी के लिए जो जितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी वही उतना इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ इंटरेस्ट नहीं है, उससे मतलब नहीं बैठता। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति को आज देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो किस तरह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, उसके आधार पर क्या संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित होकर ये अन्य किस किस विषय का टॉपिक है, कहाँ कहाँ पर औद्योगिक क्रांति के बारे में बात हो सकती है, GS1 के अलावा, आधुनिक भारत के अलावा। ठीक है, तो ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, और पहली क्लास के अंदर मैंने ये अच्छे से बात की थी। ठीक है, यदि वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मेन सारथी प्रोग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर जाके इसको अच्छे से देख लीजिए, यदि आपने पहली क्लासेज अब तक नहीं देखी हैं तो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। अपनी करंट अफेयर और तमाम तरीके की जो है, यदि आपको PDF चाहिए वो आपको वहां पर मिलेगी, नोट्स टाइप। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि आपको अपना मेंस जो है वो लगभग जनवरी तक अच्छे से कवर करना है, तो प्लीज मेन सारथी प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि एक एग्जाम को निकालने का एक तरीका होता है। देखिए, पढ़ना एक अलग बात होती है कि मान लीजिए मुझे आधुनिक भारत को तैयार करना है, मैं एक्सपेक्टर में कोई भी बुक उठा के पढ़ लूं, यानी कि मुझे उसकी नॉलेज तो हो ही जाएगी ना, है ना। आप भी ये बात समझने का प्रयास कीजिए। एक दोस्त के रूप में मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप जो है वो चीज समझने का प्रयास करें। आपने क्या करना है, आप किसी से भी पूछो, मान लीजिए आप किसी से पूछो कि भाई मुझे एक सब्जेक्ट तैयार करना है, उसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोई बुक सजेस्ट कर दो। तो मान लीजिए उसने बुक सजेस्ट कर दी, जो मैक्सिमम चांसेस है कि भाई वो स्पेक्ट्रम बोल दे कि भाई स्पेक्ट्रम से पढ़ लो। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, क्या वो एग्जाम के हिसाब से कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, वहां पर सभी क्वेश्चंस आप कवर कर पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई कुछ भी बोल रहा हो आपसे, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, और एक बार जितने हम 3 टॉपिक कवर कराए हैं ना, मैंने 3 टॉपिक कवर कराने के बाद सभी सारे क्वेश्चंस के हिसाब से देखिए, आप बुक उठाइए, आपके सामने चीजें हैं, है ना। उसको क्या है, प्रत्यक्ष चीजें हैं। आप क्लासेज उठाइए और वहां पर चीजें चेक कर लीजिए, क्या स्पेक्ट्रम उनका आंसर कर सकती है क्या। तो यहां से चीजों को समझने का प्रयास आपको करना पड़ेगा कि एग्जाम की डिमांड कुछ अन्य होती है, वो आपको एक नॉलेज दे रही है, और नॉलेज के आधार पर केवल एग्जाम करेक्ट नहीं होते। एग्जाम निकालने का एक तरीका होता है, आपको एक हिसाब से चलना होता है। ठीक है, अब आप ये सोच के देखिए कि यदि आपने जनवरी फरवरी तक जो है अपना मेंस कवर नहीं किया, आपने अपना ऑप्शनल है, चारों GS पेपर है, 2-4 5-4 जो है वो ऐसे नहीं लिखने का प्रयास किया है, ठीक है, तो उस तरीके की प्रक्रिया में आप नहीं रहे हो, आपने ठीक ठाक आंसर राइटिंग नहीं की है। ठीक ठाक का मतलब आप समझ गए आंसर राइटिंग कैसे होती है, टाइम के अंदर लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत लिखना ठीक ठाक सिस्टम से स्टार्ट आपने कर दिया है। ठीक है,
वो आपने नहीं किया है और आप जाके फिर जो मई के अंदर प्री देते हो, तो मैं आपको सीधा बोल रहा हूं कि आप अपना अटेम्प्ट खराब करोगे। यदि आपका प्री क्रैक हो भी गया, प्री निकल भी गया, तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ना ही तो आपका ऑप्शनल तैयार है, ना ही आपके चारों जीएस पेपर, यानी कि आपका पूरा मेंस ही तैयार नहीं है। तो आप क्या करोगे मेंस में बैठकर? ये सोच के देखिएगा, 3 मंथ से भी कम टाइम पीरियड मिलता है सर। 3 मंथ से कम टाइम पीरियड के अंदर आप मेंस कैसे क्रैक करोगे? कैसे उसकी पूरी तैयारी कर लोगे? अपना ऑप्शनल भी तैयार कर लोगे, चारों जीएस पेपर, उस पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। 3 महीने के आसपास जो टाइम मिलता है उसमें केवल इंसान अपने प्रैक्टिस करता है, जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करता है। आपके पास ठीक ठाक जो है वो नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, जिनका रिवीजन करते हो आप, टेस्ट सीरीज के रूप में प्रैक्टिस करते हो। कुछ जगह कुछ लूप होल्स होते हैं, उनको कवर करने का प्रयास करते हो, रिवीजन करते हो। ये कार्य होता है ताकि अच्छा खासे आप ये सोचो कि मुझे आईएएस की वाली रैंक लेनी है, मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। उसकी इंसान प्रैक्टिस करता है और आप ये सोच रहे हो कि मेरा मेंस कवर नहीं, और ठीक है मैं पढ़ता रहूंगा, मेरा मेंस कवर हो जाएगा। नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि जनवरी फरवरी तक निकल गया, सारा टाइम निकल गया और कुछ भी कवर नहीं हुआ है। आप ये सोच के देखिएगा कि अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई में आप यदि जनवरी फरवरी तक अपना जो है मेंस कवर नहीं कर पाए, तो ये सोच के देखिएगा कि आपका कुछ नहीं होगा और आपसे बोलना स्टार्ट कर देंगे नवंबर दिसंबर के आसपास कि भाई टेस्ट सीरीज आ गई हैं, प्री की टेस्ट सीरीज आई हैं। वो भी एक प्रकार ना दिमाग खराब करने वाली बात होती है। 5 महीने कोई प्री की तैयारी नहीं करेगा। जो सही में यूपीएससी को समझता है, क्रैक करने का प्रयास करता है, वो 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं देगा, क्योंकि उसको मेंस की तैयारी करनी होती है। उसको वाकई सिलेक्शन लेना है, उसको दिखाना नहीं है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो प्लीज मेंस आरती प्रोग्राम के साथ जुड़िए, हम अन्य चीजें भी लेके आएंगे। हम प्रयास करेंगे कि जनवरी मैक्सिमम हाफ फरवरी तक जो है वो यूपीएससी का जो मेन सिलेबस है उसमें आपकी बहुत सारी हेल्प कर दे, उसको कवर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो प्लीज जुड़ जाइए इस प्रोग्राम के अंदर, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के ऊपर। जो है हम क्वेश्चन लेके आए हैं, औद्योगिक क्रांति को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको यदि आपने कुछ पहली क्लासेस देखी हैं और आप ये एक क्लास मिस कर गए हो कि इसको हमने क्यों नहीं बांटा है इस शो के अंदर, तो आप प्लीज पहली क्लास जाके देखिए, वहां आपको समझ में आएगा। वहां पर मैंने अच्छे से बात की है, क्या बात है, क्यों इसको ऐसा किया जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। हर बार की तरह हमारी इस पर भी वही होगा कि हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि पहला कार्य यही होता है। क्वेश्चन को समझने के बाद यदि इसको डिवाइड किया जा सकता है, जैसा भी क्वेश्चन है उसको उसकी डिमांड के रूप में, उसके भागों के रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज है, वो क्या हमसे जानना चाहता है, किस सेंस में जानना चाहता है। अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें हम क्या कैसे और कौन कौन से पॉइंट लिखते हुए अपना आंसर कर सकते हैं, ताकि शुरुआत में हमें पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं, ताकि पूरा आंसर लिखते हुए पेन न रुके। और यही प्रैक्टिस हमें करनी होती है। ठीक है, मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं कि इतनी प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन सामने है उसको पढ़ो, समझो। डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करो, उसके क्या क्या कीवर्ड्स हैं, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, किस सेंस में पूछा गया है, आपके दिमाग में टोटल आ गया, क्या क्या डिमांड है और किस अनुपात में है। इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि डिमांड, मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा है जिस पर उसने बोला कि केवल 2 या 3 पॉइंट देने हैं और एक पे 4 से 5 पॉइंट देने हैं, क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है और आप उल्टा करके आते हो, तो वो भी एक प्रकार का आप कुछ गलत ही करे आए हो। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन की जिस तरह से डिमांड है उस तरीके से फुलफिल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये समझ पाए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है तो आधा कार्य हो जाता है। फिर आप भूमिका बनाते हो, फिर उसमें यदि भाग है तो उस तरीके से मेन बॉडी के अंदर भाग में डिवाइड करते हो, उसी अनुपात में करते हो, संतुलित रखते हो अपने आंसर को। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर देते हो। मान लीजिए जिस चीज में कम पूछा गया है मगर आपको बहुत नॉलेज है तो आप बहुत नॉलेज पेल के आ गए हो, आप बेवकूफ हो। फिर ये हार्ड वर्ड यूज मैं जरूर कर रहा हूं मगर ये आपके लिए ही है। ठीक है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारत की औपनिवेशिक व्यापार नीति में क्या परिवर्तन आया। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, उसके पश्चात क्योंकि भारत एक कॉलोनी थी तो औपनिवेशिक, क्योंकि वही हमारे निर्णय लेते थे, वही हमारी नीतियां बनाते थे। अब हम किसी के अंडर में हैं, हम किसी के गुलाम हैं, तो वो हमारी नीतियां वही तैयार करेंगे, हमें जिस तरीके से वो यूज करे, और वो उन्होंने किया।
ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति वहां पर हो रही थी, जिस तरह की उनकी डिमांड थी, जो भी उनको चाहिए था, वो भारत उनकी कॉलोनी थी। तो औपनिवेशिक व्यापार नीति में क्या क्या परिवर्तन आए, जो उनको सही लगा अपने लिए, वो उन्होंने किया। बस हमें वही देखना है कि क्या क्या परिवर्तन आए, है ना। उसने हमसे यही तो पूछा है कि भाई वहां औद्योगिक क्रांति हुई, उसके पश्चात जो भारत कॉलोनी थी औपनिवेशिक, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसकी जो व्यापार नीति थी उनमें क्या क्या परिवर्तन आए, तो वो क्या क्या परिवर्तन ही हमें गिनाने हैं, ठीक है भाई। ये पॉइंट हम देते हैं, बात करनी है। यानी कि यदि मैं कुछ पॉइंट देते हुए बता दूं कि भाई ये परिवर्तन आए हैं, तो मेरा आंसर का इसका मतलब कि मैं नॉलेज रखता हूं इसको आंसर करने की, इस क्वेश्चन को आंसर करने की मैं क्या करता हूं, नॉलेज रखता हूं। बस हमें फोकस करना है आंसर राइटिंग कुछ चीजों पर। वो क्या है कि भाई मुझे भूमिका बनानी आती हो, मुझे निष्कर्ष लिखना आता हो, मुझे प्रस्तुत करना आता हो, ठीक है। तो बस वो करने का प्रयास करते हैं कि मैं अच्छे से प्रस्तुत कर दूं, भूमिका बना दूं, निष्कर्ष लिख दूं, और मेन बॉडी के अंदर जो चीजें पूछी गई हैं उन पॉइंटों के बात करते हुए अपनी बातों को बता रख दूं, ठीक है। तो वो करने का प्रयास करते हैं। आंसर राइटिंग में क्या क्या चीजें हैं, टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, आइए दोनों ही चीजें मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर मशीन निर्मित वस्तु का उत्पादन संभव हुआ। इस परिवर्तन ने जो है ब्रिटिश औपनिवेशों, विशेषकर भारत की व्यापार नीति को पूरी तरह से जो है बदल दिया और उसे जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में डाल दिया, ठीक है। तो भूमिका हम कुछ अलग लेके नहीं आते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके की बात की जाती है कि परिभाषा के आधार पर, तथ्य के आधार पर, अन्य तरीके के आधार पर, बहुत सारे टाइप्स में जो है कुछ टाइप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। मगर मैं बोलता हूं कि भाई वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। यदि वो डिमांड हो सकती है कि भाई परिभाषा देते हुए आप बनाए, तो परिभाषा देते हुए बनाएंगे। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी रिपोर्ट के बारे में जिक्र करते हुए हम शुरुआत करें तो वो कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो वो क्वेश्चन की डिमांड होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड जिस तरीके से है, भूमिका हमने उसी तरीके से बनानी है। तो वो आप बनाना सीख जाओगे तो इस जो फालतू के ज्ञान चल रहा है ना, इससे थोड़ा दूर हो जाओगे। इतना भी प्रैक्टिकल उसमें चीजों में नहीं घुसना है, बट नॉर्मल आपने आपको बहुत बेसिक रूप से नॉर्मल लगना है। हमारा कार्य क्या है कि हमें 2-3 पेज दिए गए हैं, तो कि मान लीजिए भैया तो 150 के अंदर आएगा क्वेश्चन, या फिर क्या हो सकता है 250 के अंदर आए। काफी बार यूपीएससी ऐसा कर देता है कि 200 की दे देता है ना, ऐसा भी कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये फोकस करना है कि भाई उस तरह की प्रैक्टिस हमें करनी है। भाई हमें 150 वर्ड के अंदर क्या 2 पेज मिल जाएंगे यूपीएससी के, उसमें 3 पेज मिल जाएंगे। तो जितने मिल जाने हैं वो उसको कवर करके आना है। यानी कि सोच के देखिएगा कि मान लीजिए ये पेज है, ठीक है। अब ऐसा है कि 3 पेज दिए गए हैं, मगर आपको लगा कि आपके नॉलेज के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से बस आंसर यहीं पर खत्म हो गया। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। 3 पेज हैं तो यानी कि 3 पेज तक लिखना है श्रीमन। अब आप कैसे उसको मेंटेन करते हो, आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास मैक्सिमम इसके केवल 250 वर्ड्स हैं, यानी कि लगभग मेरे पास 170 के या 180 के आसपास मेरे पास वर्ड्स हैं, और मुझे इससे खास ज्यादा नॉलेज है नहीं। होता है, ये सब होगा, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन जब सामने आएंगे ना तब पता चलेगा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 180 के आसपास ही इस पर वर्ड्स लिख पाऊंगा, मेरे पर मतलब फुल नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस तरीके से अपने आंसर लिखने का प्रयास करूंगा ताकि मैं तीसरे पेज तक जाऊं। चौथा पेज है तो चौथे पेज तक जाऊं, मैं उस तरीके से लिखूं, उस तरह से फॉलो चार्ट का यूज कर लूं, थोड़ा सा बड़ा दिखा दूं, चीजों को कर लूं, ताकि मैं यदि 4 पेज है तो 4 पेज तक जाऊं। और कभी भी पेज को छोड़ना मत सर, नहीं तो आपको इसके बहुत दुष्परिणाम जो है वो झेलने को मिलेंगे, नंबर कटेंगे अच्छे खासे, ठीक है। वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज को जानने के लिए आपको कितने वर्ड लिखे हैं, कैसा सिस्टम लिखा है, बस आपने पूरे पेज दिए हैं, वो पेज देखेगा, चीजों को समझेगा, आपके 1-2 चीजें पढ़ेगा। इंटरेस्टेड अच्छा लिखा हुआ है तो कुछ और अन्य चीजें पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज में बिल्कुल रखिएगा कि यूपीएससी है कि वर्ड देखती होगी, ऐसा नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता श्रीमन। इसलिए हमारा प्रस्तुतिकरण, अन्य चीजें इतनी इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं लगातार आपसे, ठीक है। वो एग्जामिनर है, वो आपकी कॉपी देखते ही समझ जाएगा कि आपने कहां पर क्या किस तरह से लिखा है, उसका वो हजारों कॉपी चेक कर चुका है, उतनी प्रैक्टिस है उसको, ठीक है। तो हमें भी उतनी प्रैक्टिस करनी है कि अपनी कॉपी पढ़ा के आनी है, उसको दिखा के आनी है अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं उन सब पॉइंट की जिससे मैं ये बता सकता हूं जो क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई मुक्त व्यापार की नीति और एकाधिकार का अंत हो गया। क्या हुआ कि 1873 के जो है चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर भारत में जो है मुक्त व्यापार की नीति लागू की, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को जो है भारत के बाजार में सीधे प्रवेश का अवसर मिला और भारत को जो है ब्रिटिश माल के लिए एक खुला बाजार बना दिया।
अपनी बात को कैसे रखना है, अपना एक पॉइंट है कि मान लीजिए मैं वो मुक्त व्यापार की नीति के बारे में बात करता हूँ, एक अधिकार केंद्र की बात करता हूँ, तो मैंने उस एक्ट का जिक्र किया जिस एक्ट से ये चीजें हुई है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, तो मैं अपनी बातों का एक प्रमाण भी दे रहा हूं, एक तथ्य रख रहा हूं। अब आप फैक्ट रखोगे तो ही चीजें अच्छी लगती हैं। फैक्ट का काम होता है सर, आंसर राइटिंग में ऐसा नहीं है कि मेंस के अंदर फैक्ट का काम नहीं होता है। आप अपनी कुछ बात दोगे तो प्रमाण किस तरीके से दोगे, वो कुछ फैक्ट तो रखोगे ना, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं औद्योगिक क्रांति की बात करता हूं तो ये लाइन जो है बार बार कहीं ना किसी तरीके से यूज होगी। तो भारत को किस तरीके से उन्होंने चीजें किया है यहाँ पर आप देखेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे कि जहां पर भी इस तरह की बात हो रही है, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के बारे में बात कर रहा है, तो ये नॉलेज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये अलग अलग जहां पर अलग अलग साइंस के अंदर यूज होगा, तो वो आप देखने को आज मिलेगा भी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है ब्रिटेन को अपने औद्योगिक के लिए जो है कच्चे माल क्या क्या चाहिए था, कपास, जूट, नील, चाय, ये सब चाहिए, कच्चा माल चाहिए। भाई औद्योगिक क्रांति कहीं पर स्टार्ट हुई है, उन्होंने कुछ उत्पादन स्टार्ट किया है, वो कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो क्या होगा, एक बाजार चाहिए होगा कि भाई जो मैं उत्पादन कर रहा हूं उसको बेच दूं। कहां पर बेचोगे, एक बाजार तो चाहिए ना आपको। ठीक है, और उसको बनाने के लिए कच्चा माल भी चाहिएगा, तो उसका भी एरिया चाहिए कि भाई मेरे को ऐसा चाहिए कि मुझे कच्चा माल मिले, मेरे को एक बाजार भी मिले। और वो दोनों चीजें इनको भारत से मिल गई, यहाँ से कच्चा माल भी मिला, यहाँ से उनको बाजार भी मिला। और उससे हुआ क्या, हमारे कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग जो है वो तेजी से पतन हुए। जो इस चीज की फुलफिल कर रहे थे तो अब कोई और करने लगा, उत्पादन कहीं और से आने लगा, अब जो है मार्केट में जो सामान है वो कहीं और से आने लगा, सस्ता था, अच्छा था, वो यूज हुआ। उससे क्या हुआ कि अन्य दुकानें जो है वो ध्वस्त हो गई। ठीक है, तो समझे कि क्या क्या चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व्यापारिक पूंजीवाद और वित्तीय जो है साम्राज्यवाद की बात करूं तो 19वीं सदी के मध्य से जो है व्यापारिक पूंजीवाद का दौर आया, जिससे भारत से जो है धन का पलायन बढ़ा और ब्रिटिश पूंजी का जो है प्रभुत्व स्थापित हुआ। 1858 के बाद जो है साम्राज्यवाद का उदय हुआ। ठीक है, जिससे बैंक, बीमा कंपनियां, यातायात के फर्मों के माध्यम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण और अधिक संगठित हुआ। तो अपने पॉइंटों का हम जो है किस प्रकार से जो नॉलेज है यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था कि भाई एक हमारा काम क्या है, आंसर राइटिंग की तमाम तरीके, जिससे मैं मेरे बात में लगातार करता रहता हूँ, जहां पर जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है और आप मेरे दिमाग में एक पॉइंट आता है कि भाई ये आपको बता देना जरूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो चलता ही रहेगा क्योंकि पूरा प्रोग्राम ही मेन सारथी में यही है कि भाई क्वेश्चन आंसर पर हम आंसर राइटिंग में फोकस करेंगे। ठीक है, साथ में टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो टॉपिक के लिए यहाँ पर ये समझे कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और जो हम फुलफिल कर रहे हैं मेन बॉडी के अंदर, ये आपका एक प्रकार का नोट्स है। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी सर, आप यहां से समझिए औपनिवेशिक भारत की नीतियों में क्या क्या परिवर्तन आए औद्योगिक क्रांति के बाद, और ऐसा कुछ भी पूछा जाता है तो ये सब पॉइंट आप दे सकते हैं कि भाई ये चीजें छिंदी जाई थी। ठीक है, पारंपरिक संरचनाओं में विघटन हुआ था कि ब्रिटिश नीति ने जो है पारंपरिक व्यापार उत्पादन प्रणाली नष्ट हो गई है ना, पुराने जो बंदरगाह हैं, व्यापारिक केंद्र है, उनका पतन, तो अपना एक पॉइंट रखेंगे। ठीक है, व्यापारिक जो है कारीगरों का पतन, तो यहाँ पर क्या है, अपना एक पॉइंट हम जो है वो रख रहे हैं। हमने अपनी चीजें एक हिस्से में रखी, अब दूसरे हिस्से में ये अन्य पॉइंट्स है, इनके बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो ये सब पॉइंट आपकी नोट्स के टाइप से है कि भाई ये आपकी नॉलेज भी है, यही काम आएगी सर, कितना भी पढ़ लो, 10 पेज पढ़ लो, वो उतना काम नहीं आता। ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें ही आपके यूज होंगी, इन्हीं का आप रिवीजन कर सकते हो, संभव इन्हीं का ही है। 10 पेज का मेंस के टाइम पीरियड पे रिवीजन होना संभव नहीं है। आप ये समझने का प्रयास कीजिए, और इस टाइप से पढ़ोगे तो वो चीज सीधा डायरेक्टली यूज होगी। ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या लाइन लिखूं, क्या वर्ड लिखूं, क्या लिखूं, ये सोचना नहीं पड़ता। आपके पास सीधा ही पॉइंट है कि भाई मैं उसने बाजार बना दिया भारत को, सीधा वही पॉइंट है, तो सीधा यूज होगा ना, वो दिमाग में आएगा सीधा वही कि बाजार बना देता, कच्चे माल का स्रोत थे और जो है उनके उत्पादन का क्या थे, मार्केट थी, हम है ना, तो एक ऐसे जो है धरती उनको ये बना दी थी, तो उसके बारे में सीधा बात आप करोगे, सोचना नहीं पड़ेगा क्या पॉइंट रखूं यार, पढ़ाई ऐसे है ना। तो ये नॉलेज का टॉपिक को समझने का, तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष पर। भाई औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो है भारत में औपनिवेशिक व्यापार नीति में मूलभूत परिवर्तन आए, है ना। भारत को ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बदल दिया। तो वो ही अपने कुछ पॉइंट उस तरीके से रखने की जिंदगी और अग्रसर हो गई। तो ये क्या है, निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, अपने पॉइंट कैसे दे सकते हैं, तमाम तरीके की चीजें। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इतनी प्रैक्टिस हम करके चलेंगे कि इसका आधुनिक भारत से जितना संबंध है उतना हम अच्छे से कवर कर ले, वहां कुछ ना छूटे।
ठीक है, एग्जाम के लिहाज से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट बाकी अतिरिक्त से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण को किस प्रकार बढ़ावा मिला। ये किसके बारे में बात कर रहा है कि भाई औद्योगिक क्रांति के कारण, ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण की बात कर रहा है। और 2 पॉइंट क्या, वो 2 पॉइंट है उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण, यानी कि आर्थिक शोषण को और उपनिवेशवाद को किस प्रकार से बढ़ावा मिला। ठीक है, यहां पर चीजों को मैं तोड़कर जब समझेंगे ना क्वेश्चन को तो हमें अच्छे से समझ में आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है आंसर राइटिंग के अंदर कि हम क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाए। छोटे से छोटे, हार्ड से हार्ड, मीडियम, हर तरीके क्वेश्चन को समझेंगे, हर तरीके क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेशवाद, भारत में जो है उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण किस प्रकार बढ़ावा मिला, ये हमसे वो जानना चाहता है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, उस तरीके से पॉइंट देने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे बढ़ावा मिला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्थिक शोषण को, उपनिवेशवाद को कैसे बढ़ावा मिला है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति के उत्पादन के 2 तरीके हैं, वो क्या है उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई व्यापारिक संरचना, वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से इसने बदल दिया था। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में जो ये भी हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि हम समझाने वाली बात है तो भूमिका, उनके पॉइंट्स जो है, हो सकता है कि एक कुछ, पहली बात तो हम 500-700 ऐसी वर्डिंग, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, नॉर्मली इतनी वर्डिंग में देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको 300 वर्ड के अंदर ही रहेगा, ताकि एक आपको अच्छी खासे पॉइंट्स मिल जाएं। और आप जब यूज करो, कुछ इंसान थोड़ा बहुत मिस कर जाता है, भूल जाता है, तो वो 250 के आसपास आपको याद भी रहे। उतनी प्रैक्टिस आप कर लो। और 1-2 पॉइंट आप, यदि आपको सभी याद है तो आप 1-2 पॉइंट यूज जो है वो करोगे कि भाई मुझे 6 पॉइंट बताए हैं तो मैं 4 का यूज कर लेता हूं। ठीक है, मुझे ये सिस्टम उनके सेंस से हिसाब लग रहा है तो मेरा काम हो गया। आपके पास 6 पॉइंट आ रहे हैं तो आप 4 का यूज कीजिए, 5 का यूज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हम अतिरिक्त वर्डिंग भी नजर रखते हैं और बिल्कुल फिट वर्डिंग पे नहीं, भी हाँ थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा देते हैं आपको। ठीक है, तो वो चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। पैमाने पर जो है उत्पादन के चलते उपनिवेशवाद की भूमिका केवल कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार पर सीमित हो गई, जिससे उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण को जो है वो गति मिली। तो केवल क्वेश्चन की साइंस के आधार पर हमने भूमिका तैयार की। अब वो पॉइंट देते हैं जिससे ये बात लगता है कि भाई हाँ, उपनिवेशवाद और जो आर्थिक शोषण हमारा हुआ। जो नॉलेज होती है ना सर, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे रिपीटेड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, पर लिखने का थोड़ा सा तरीका जो है हल्का सा चेंजेस होगा। ठीक है, सेंस के आधार पर कि भाई हाँ ये तरीके पूछने का तरीका है, उसी आधार पर आंसर लिखने का तरीका भी है। नॉलेज सेम ही रहती है, कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार ही बनाया था उन्होंने। उसके बाद हुआ क्या, उपनिवेशवाद का गहरी कैसे हुई, आर्थिक शोषण हमारा अधिक बढ़ा कैसे, यही तो हुआ ना। वो पिछले आंसर के अंदर भी हमने यही पॉइंट, यानी कि नॉलेज तो सेम है कि आपको पता है वो चीजें, बस लिखने का हल्का सा तरीका चेंज हुआ, और वो भी कुछ खास चीजें नहीं। तो इसलिए मैं आपको यही बताता हूं कि आंसर राइटिंग में इतनी हार्ड भी नहीं है, पढ़ाई करना इतना भी हार्ड नहीं है। यदि आप पढ़ने का तरीका चेंज करो तो, उसको समझने का तरीका चेंज करो तो, कि मैं एक टॉपिक को समझूंगा कैसे। यदि मैं उस तरीके से प्रैक्टिस करता हूं जिस तरह से एग्जाम की डिमांड है, तो क्या मेरा चीजें आसान होने लगेंगी क्या? तो मुझे लगता है कि यार इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, इतनी मोटी मोटी स्पेक्ट्रम में इतनी मोटी बुक है, मुझे बार बार रिवीजन करना, चीजें करना। भाई आप पढ़ने के लिए बेसिक रूप से आंसर जो है एनसीईआरटी पढ़ लो, बेसिक रूप से चीजें कवर कर देगी आधुनिक भारत की। स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को लग सकता है क्या बोल दिया भाई, वो तो बाइबल है, वो तो गीता है, ये है वो है, लक्ष्मीकांत और उसके बारे में ऐसे ही बोला जाता है ना। मगर हम फोकस करते हैं बुक्स के ऊपर, कौन सी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, कहां पर इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, इस पर खास फोकस नहीं होता है। और ये रियलिटी है, काफी बंदों की फेल होने की सबसे बड़ा, असफल होने की सबसे बड़ा कारण यही होता है। सब हम ये नहीं समझते कि एग्जाम की डिमांड क्या है, हम ये समझ पाते हैं कि बुक्स की डिमांड क्या है। बुक्स का एग्जाम नहीं देना है हमें कि बुक्स के अंदर क्या है, हमें आईएएस बनना है तो हमें उसका डिमांड को समझना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, हम बात करेंगे भाई औपनिवेशिक व्यापार नीति में क्या क्या चीजें, और उसी के हिसाब से आंसर करेंगे। भाई ब्रिटिश शासन ने जो है मुक्त व्यापार की नीति लागू की, जिससे भारतीय बाजार जो है ब्रिटिश माल के लिए खोले गए। जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार ने हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग को भारी जो है कर और निर्यात प्रतिबंध लगाए, जिससे ब्रिटिश वस्तु के आयात पर जो है वो बढ़ावा मिला। कैसे हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, कैसे उपनिवेशवाद को जो है गहरी हो रही है, बस लिखने का। देखिए
दो कार्य हो सकते हैं। काफी बार जो हम पूरा टॉपिक एक साथ कवर करते हैं ना, तो हमें सिमिलर चीजें नजर आनी स्टार्ट हो जाती है कि भूमिका कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो रही है और कहीं ना कहीं सेम नॉलेज यूज हो रही है, पॉइंट कहीं ना कहीं सेम यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक टॉपिक को पूर्ण तरह से समझ लिया है। अब लगता है कि यार चीजें आसान है, बस हमें क्या सीखना है आंसर राइटिंग के थ्रू कि क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है, जिस सेंस से जिस तरीके से पूछा गया है, उस पर फोकस करें कि भाई उसी तरीके से हम आंसर लिख रहे हैं। हम बात यदि औपनिवेशिक नीति की करें ना, उनकी व्यापार नीति की, बस उस तरीके से लिख दे जिस तरीके से क्वेश्चन के अंदर डिमांड है। क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, आप सेम हेडिंग सेम नॉलेज का यूज कर रहे हैं, मगर बस लिखने का तरीका चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही करना है। आर्थिक असंतुलन और धन का पलायन की बात हम कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर थोड़ा सा चेंजेस है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, थोड़ा सा चेंजेस तो आएंगे ही, है ना। तो भारत में जो है कच्चा माल जो है सस्ते दामों पर निर्यात हुआ, जबकि तैयार माल जो है महंगे दामों पर आया। क्यों? क्योंकि भाई वो टैक्सेस लगाते थे, बाहर जाएगा माल, हमारा माल जाएगा, टैक्स लगा दुनिया भर के चीजें कर दी, उनका माल आया तो टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि उनकी नीति थी। हम उनके गुलाम थे, और गुलाम का अधिकारी क्या होता है ना। तो आयात यहाँ पर फ्री में हो रहा था, चीजें इस तरह से फ्री में हो रही थी, तो वो सब हमने देखने को मिला। क्या? धन का पलायन देखने को मिला, स्थानीय उद्योग का विनाश हो गया। ऐसे भाई विनाश ही होगा, कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, आप किसी तरह का पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा, चीजें इन्वेस्ट नहीं होंगी, तो उससे होगा क्या पता नहीं होगा। तो लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, नकारात्मक उस पर इफेक्ट पड़े, क्योंकि वो किसी प्रकार का वहां पर हेल्प नहीं कर रहे थे। प्रतिस्पर्धा खत्म ही हो गई। एक तरफ आप एक माल तैयार कर रहे हैं 20 रुपए का, एक इंसान चलो मान कर चलो कि वो 15-17 रुपए का माल तैयार कर रहा है, हल्का कुछ हल्का बहुत तो कंपटीशन हो, आपका 20 रुपए का माल 100 रुपए का बना दिया, टैक्सेस वगैरह लगे, तो वो तो भाई फिर कंपटीशन से बाहर ही हो गया, है ना। कि भाई मान लीजिए जो लोग हैं यहाँ पर, जो भारतीय लोग हैं, वो प्रयास करे भी कि मैं यहां से खरीद लेता हूं, चलो 20 रुपए का 2-3 रुपए महंगा ही सही, मैं यहीं से खरीद लेता हूं। वो प्रयास करे भी तो वो कर ही नहीं सकते कि आपने ऐसा कार्य कर दिया है कि उसको नष्ट ही कर दिया है ना। तो वो चीज हमें देखने को मिली। साम्राज्यवाद और राजनीति, कुछ अन्य पॉइंट हम ऐड करेंगे ताकि क्वेश्चन का सिस्टम अच्छे से जो है अलग से भी और चीजें भी हो जाए। ठीक है, तो आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जो है ब्रिटेन ने भारत सहित उपनिवेशों और राजनीतिक नियंत्रण और सैन्य विस्तार को बढ़ावा, इससे उपनिवेशवाद जो है जड़े और गहरी हो गई। तो अपना जो पॉइंट था ना, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, उसको हमने फुलफिल कर दिया, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये समझे कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और आप ये समझ पाए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो हमारे लिए इतना कार्य आसान हो जाता है कि हमें ये देखना है कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसको फिल करना है। और आप ये नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन वाकई आपसे क्या चाहता है, वो क्या लिखवाना चाहता है, वो किस तरह के पॉइंट आपको लिखने होंगे, आप सही तरीके से अनुपात को नहीं समझ पाए, संतुलित अनुपात को नहीं समझ पाए, तो आप ये सोच के देखिएगा कि आप फेल होना निश्चित है, आप असफल होना निश्चित है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा गया है, क्या लिखना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो भी डिमांड है बस उसी को, जिस अनुपात में है बस उसी को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यही वो आंसर राइटिंग की चीजें हैं, और आंसर राइटिंग से ही मेंस क्रैक हो सकता है। और मेंस कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसी से आप समझ सकते हैं कि सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार क्या है, मेंस है ना। और उसको क्रैक करने का कि भाई आंसर राइटिंग की स्किल अच्छी हो आपकी, उसी के आधार पर चीजें मेंस जो है वो निकल सकता है। तो हम उसी की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की कि औद्योगिक क्रांति ने जो है भारत में उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण की जो है संस्थागत रूप दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश उद्योग के हित में जो है वो ढाल दिया, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि जो है सामाजिक राजनीतिक स्तर पर जो है भारत की स्वायत्ता में समृद्धि जो है वो हास हुई, है ना। तो हमसे जो डिमांड की गई थी उसी तरीके से हमने भूमिका बनाई, उसी तरीके से हमने निष्कर्ष को बनाया, यहां से बस वही चीज हमने फुलफिल की है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज कमेंट करते रहिएगा, ताकि वो अच्छा लगता है जब आप किस तरीके से हेल्प कर रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर जो आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो वो आप कोई सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।